Everyone, this is Zainab, a legal intern under Lexis and Company. So in last video we were discussing about the custodial violence कि इंडिया में किस किस स्टेप्स पर आया है, यूएन में इस चीज़ को कैसे लिया गया एंड विद ऑल द डेथ्स नंबर कितने थे. सो इन दिस वीडियो वी विल follow up with the cases and Supreme Court ने कैसे कैसे इस चीज़ को कर्व किया है with the judgments. So let's start. The first case is रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. तो इस केस में जो पिटिशनर था उनको 14 ईयर्स तक इलीगली डिटेन करके रखा हुआ था पुलिस कस्टडी में. तो हेबियस कॉर्पस का एडिट लगाकर उनको इमीडिएट एक्शन से रिलीज़ किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये रियलाइज़ किया कि कैसे स्टेट के हाथ किसी भी इंडिविजुअल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कैसे वायलेट होते हैं. ये पहला केस था. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी कि और ये भी बोला गया कि अगर किसी भी इंसान के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो स्टेट विल हैव टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू दैट पर्सन ऑल्सो. एंड द सेकेंड केस इज सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस. तो इस केस में पुलिस ऑफिशियल्स ने ज़मींदार के साथ मिलके एक मदर और उसके 9 साल के बच्चे के साथ मिसबिहेव किया, जिसकी वजह से जो 9 साल का बच्चा था उसकी डेथ हो गई. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस मदर को 75,000 की कॉम्पनसेशन अवार्ड करी और साथ में ये भी जो दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर ये अथॉरिटी लगाई कि वो इस पैसे को इकट्ठा करके उस मदर को देंगे. एंड फिर नेक्स्ट केस आता है नीलबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा. तो इसमें जो विक्टिम थे सुमन बेहरा, उनको अरेस्ट किया गया था एंड अरेस्ट के नेक्स्ट डे ही उनकी बॉडी मिली रेलवे ट्रैक पे विद द सिवियर इंजरीज. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटिशनर था उनको 1,55,000 का कॉम्पनसेशन अवार्ड किया गया. तो बेसिकली पिछले 2 केसेस में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसी गाइडलाइन फॉलो अप नहीं करी है कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करते टाइम, या कोई ऐसी स्टैट्यूटरी वो नहीं है प्रोविजंस. तो उन्होंने बस फैक्ट्स और द डैमेज को देख के कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर दी. लेकिन इस केस में बेसिकली ये कहा कि जो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करनी है वो पुलिस ऑफिशियल्स नहीं करेंगे, वो स्टेट करेगा टू द पर्सन. And the fourth case is जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. सो इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट सेड कि अगर कोई भी पुलिस डिटेंशन या फिर अरेस्ट विदाउट रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो रहा है तो वो इलीगल है. तो पुलिस ऑफिशियल्स को कुछ भी अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं या डिटेंशन में ले रहे हैं, दे हैव टू प्रोवाइड सर्टेन लाइक प्रोविजंस और गाइडेंस कि किस बेसिस पे हैं, क्यों है, मतलब रीजनेबल जस्टिफिकेशन इज़ नेसेसरी. और ये भी कहा कि पुलिस ऑफिशियल्स के पास पावर है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो विदाउट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते. सो द नेक्स्ट केस इज DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. तो इस केस में बेसिकली ये काफ़ी ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने कि काफ़ी सारी गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ के बाद भी जो कस्टोडियल वायलेंस है वो कर्व नहीं हो रहा है, ना ही डिक्रीज़ हो रहा है. तो इस केस में बेसिकली उन्होंने 11 गाइडलाइंस दी फॉलो अप करने के लिए टू द पुलिस ऑफिशियल्स कि अगर किसी भी इंसान का अरेस्ट कर रहे हैं उनको 11 चीज़ें अच्छे से फॉलो अप करनी पड़ेंगी. फर्स्ट वन इज़ कि द पुलिस पर्सनल हु इज़ कैरिंग द अरेस्ट दे हैव टू वेयर द प्रॉपर बैचेस विद द डेजिग्नेशन एंड नेम्स ओवर इट. ओके. एंड उसके साथ साथ उनको एक डायरी भी मेंटेन करनी है जिसके अंदर ये बताना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, किसकी क्या डिजिग्नेशन है, किस बेसिस पे है एंड एवरीथिंग. सेकेंड इज़ अरेस्ट मेमो कि जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है उसकी डिटेल्स, टाइम, डेट, एवरीथिंग उसके रिगार्डिंग सब कुछ उसके अंदर प्रोवाइड करनी है. थर्ड इज़ कि जो भी पर्सन अरेस्ट हो रहा है उसकी फैमिली या उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स किसी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सब या मे बी सबको, या जो भी है उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है. ओके. एंड द फोर्थ इज़ इंस्पेक्शन मेमो. तो इसमें क्या कहा गया है कि अरेस्ट करते टाइम पे अगर जो अरेस्ट है उसकी बॉडी पे कोई भी इंजरी, माइनर, मेजर, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी कुछ भी स्क्रैच है तो वो उस इंस्पेक्शन मेमो में लिखना पड़ेगा सब कुछ. उसके बाद उसके ऊपर अरेस्टी के भी साइन होंगे एंड पुलिस ऑफिशियल्स के भी साइन होंगे एंड इसको मेंटेन किया जाएगा पूरा प्रॉपरली. एंड नेक्स्ट इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन कि जो भी पर्सन अरेस्ट हो रहा है अरेस्टी का विद इन एवरी 48 आवर्स उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि उसके अंदर क्या हुआ है, क्या हो रहा है. तो ये सिर्फ एक बार नहीं होगा, ये विद इन एवरी 48 आवर्स होगा. एंड द नेक्स्ट इज़ कि इन सब की कॉपी जो है जो ऊपर से थे ये सब के सब इसकी कॉपी जाएगी मैजिस्ट्रेट के पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए. और उसके साथ साथ ही यहाँ पे जो अरेस्टी है उसको राइट्स दिए गए टू कंसल्ट अ लॉयर
कि उसके पास प्रॉपर राइट्स हैं कि वो अपने लॉयर को या किसी को भी कंसल्ट कर सकता है। एंड द नेक्स्ट इज़ कि हर डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में एक पुलिस कंट्रोल रूम होगा जिसके अंदर जो भी अरेस्ट हो रहा है या कुछ भी ऐसी नई एक्टिविटी हो रही है, ये सब चीज़ें अच्छे से डेटाबेस में प्रिपेयर करी जाएंगी। एंड जो भी अरेस्ट होगा उसके विदिन 12 आवर्स वहाँ पे वो अपडेट हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो अप होनी चाहिए, अदरवाइज द लायबिलिटी वुड बी अपॉन द पुलिस ऑफिशियल्स इटसेल्फ। सो दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक। बट बाय द सर्वे ये बोला जाता है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको किसी की भी कॉन्फेशन या फिर ट्रुथ निकलवाने के लिए उनको मानना पड़ता है, लाइक टॉर्चर करना पड़ता है, बिकॉज ऐसे लोग नहीं बोलते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि कैसे किसी को टॉर्चर करने से या कुछ बोलने से उनकी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन या उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक कि क्या कस्टोडियल वायलेंस को ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अभी ले रहा है ऐसे, एंड अभी पार्लियामेंट में भी पिछले 11 साल से ये जो बिल है ये अभी तक पास नहीं हो पाया। सो लेट्स सी क्या होता है एंड व्हाट आर योर ओपिनियंस, क्या सही है क्या गलत है।